सबको समझ आ गया? तो बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? अगर मान लें कोई सैटेलाइट है, अगर उसका अगर रेडियस r है, अगर वो अर्थ के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है, मैं अर्थ का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपना क्या हो जाएगा? ये होता है हमेशा, ठीक है? हम क्या करेंगे, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर, आर क्या है? रेडियस। किस जो जिस सर्कुलर पाथ में अगर सैटेलाइट घूम रहा है उसका रेडियस आर है, विच इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। फाइनली में ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर? आगे चले? यस सर। ठीक है। तो बच्चों देखो हर एक ऑर्बिट का अलग हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, हर एक ऑर्बिट की, ठीक है? तो व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड? तो सैटेलाइट हैव स्पेसिफिक ऑर्बिटल स्पीड, स्पेसिफिक ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, टू मूव अराउंड अर्थ डिपेंडिंग ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, देखो बच्चों टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर ये जो अपनी अर्थ थी, ठीक है, इसके अराउंड अपना जो सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी वेट वेट, जैसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रेडियस स्मॉल आर पे, ठीक है बच्चों? अगर अपने को ये निकालना है कि कितने टाइम में, अगर अपने को ये निकालना है कि कितने टाइम में ये रिवॉल्व कर लेगा, कितने टाइम में, तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद करो, 2πr डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? वी नॉट। क्यों? कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है ना इसे, कितने स्पीड से कर रहा है? वी नॉट से। तो ये अपना बच्चों क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब अगर आप यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे, टी इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाय वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू कितनी थी? अंडर ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर। तो फाइनली क्या जाएगा? 2π डिवाइड बाय अंडर ऑफ कैपिटल जी एम आर रेस्ट पावर 3/2। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ना, ये क्या है? इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट नंबर। So we can say T is proportional to R is for 3/2. Therefore we can तो say, ये R 3/2 कैसा है? because बच्चों नीचे क्या था? नीचे रेडियस क्या था? रूट में था ना। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो देखो रूट, देखो अंडर रूट आर, इसका मतलब क्या आता है? आर इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर रूट आर, इसकी पावर क्या थी? रूट का मतलब 1/2, आर इज पर 1/2। तो जब आप ऊपर लेके जाओगे तो आर की पावर एक, इसके पास 1 है, यहाँ पे दोनों ऐड नहीं हो जाएंगी, 1 + 1/2। यस सर। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? So basically we calculated the time period of revolution. आगे चले? यस सर, मतलब कि सर यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि जो सैटेलाइट है वो कितने टाइम में घूम रही है। यस, उसका एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? ओके सर। चलिए, चलो एक थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द न्यू पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन if the distance between earth and sun is doubled? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बच्चों जस्ट हमने सॉरी हमने अभी निकाला है, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, क्या था अपना? दैट इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम इंटू आर इज पर 3/2। एंड बच्चों ध्यान रखो, अगर आपको चीजें सारी क्लियर है ना, आपको ज्यादा फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप विद इन सेकंड फॉर्मूले निकाल सकते हो, ठीक है ना? अगर आपको फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, ठीक है? तो बताइए ये कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन से T1 इज इक्वल टू K R1 रेज़ टू पावर 3/2 and T2 is K times R2 रेज़ टू पावर 3/2।
किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? सॉरी, इट्स नॉट r/2, इट्स 3/2। तो यहाँ तक समझ आ गया क्या भाई? देखो क्वेश्चन देखो क्या, व्हाट वुड बी द न्यू पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज डबल। ये हमने देखा, ये तो कांस्टेंट था ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर T2 डिवाइड बाय T1 विल बी इक्वल टू के कैंसिल हो जाएगा, R2 डिवाइड बाय R1 का 3/2। एंड एज पर द क्वेश्चन मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ बाकी। एज पर द क्वेश्चन R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1, देयरफॉर T2 डिवाइड बाय T1 which is equal to R2 कितना है, twice of R1 divided by R1 is for 3/2। तो क्या हो जाएगा, R1 कैंसिल, 2 is पर 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा 8 रूट, therefore T2 is equal to T1 रूट 8, T2 is equal to 2, T1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 365 इंटू रूट 2। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1032 days। So T2 will be around 1032 days। किस किस को ये बात समझ आ गई? किसी को डाउट बच्चों यहाँ पे? नो सर। हाँ, फिर भी दीदी पक्का ठीक clear है है ना? यस सर। ठीक है, ठीक हो। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखो बच्चों, इसको देखो मतलब क्या, देखो हमने जस्ट अभी डिस्कस की है कि मान लो ये अपनी अर्थ है और अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी v0, ठीक है बच्चों, v0। नाउ क्वेश्चन इज बच्चों, अगर अपने को एनर्जी निकालनी है, देखो अगर आप ध्यान दोगे तो जिसका मास m है और r है, इसका मास मान लो स्मॉल m है, ठीक है बच्चों। याद करो हमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब भी दो मासेस आसपास में होते हैं तो उनके बीच में बच्चों एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो वी कैन से so एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मान लो कि चलो E है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों अगर इसकी वेलोसिटी v0 है तो हम लिख सकते हैं ना हाफ m v0 का स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, प्लस इन दोनों कॉम्बिनेशन का बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय R। किस किस को ये बात समझ आ गई? सर अगर हम सैटेलाइट की एनर्जी निकालेंगे तो हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस करेंगे। हाँ, अपने को टोटल एनर्जी निकालनी है ना। समझ रहे हो? नाउ अगर आप v0 की वैल्यू पुट करोगे, v0 की वैल्यू क्या आती थी, अंडर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय R। तो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, देयरफॉर E विल बी इक्वल टू हाफ m, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय R माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R। देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या, ये क्या आ जाएगा फाइनली, माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय 2R। So I'm writing here energy of the satellite is equal to minus of capital G capital M into small m divided by twice of R, and we can say
मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किस किस को ये बात समझ आ गई? देखा आपने फाइनली भाई, जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी निकली अपने पास? अगर मैं यहाँ पे स्पेशली लिख दूं, मैं अगर मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखूं, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? जब आप इसको लिखोगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। यही तो वैल्यू है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। तो बच्चों जो टोटल एनर्जी होती है सैटेलाइट की, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किस किस को ये बात समझ आई? सर इसमें हम मैग्नीट्यूड निकालने पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं ली? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेशन देखो ना भाई। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो जब आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली ना इसकी, तो ये वैल्यू निकली, ठीक है। और जब आपने टोटल एनर्जी निकाली, ये वैल्यू निकली। तो आपको नहीं लगता दोनों के बीच में रिलेशन है सीधा सीधा? मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? आप एक काम कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2। आप ये भी लिख सकते हो। किस किस को ये बात समझ आई? सर यहाँ पे आपने डिवाइडेड बाय 2 क्यों करा? क्यों? बिकॉज बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? जी एम एम डिवाइड बाय आर। लेकिन अपनी फाइनली फाइनली अपनी एनर्जी कितनी आई थी? जी एम बाय 2 आर। यस सर। ठीक है बच्चों, किस सबको समझ आया? था किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए, तो ये अपनी क्या होगी? टोटल अपनी एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, अब सोच के देखो। मान लो एक सैटेलाइट है, उसकी ये एनर्जी है, उसकी क्या ये एनर्जी है, ठीक है। मतलब इतनी एनर्जी में होगा। अगर बच्चों इसको हम अगर बाहर से देखो बच्चों, इसका ना एक टर्म हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी। देखो एक नई टर्म है बच्चों। देखो आज आप जो पढ़ने वाले हो ना, वो सेम चीज बार बार घूम फिर के आपके पास सेम चीज आ जाएगी, बस नए नाम से। ठीक। हमने क्या देखा बच्चों कि जो सैटेलाइट है वो कितने, ये टोटल एनर्जी लगा लो। अभी मैं टी लिख देता हूँ हर जगह, टी। ठीक है, टोटल एनर्जी। ठीक है बच्चों, बच्चों नाउ ये टोटल एनर्जी कितनी होगी अपनी सैटेलाइट की? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, मान लो कि एक सैटेलाइट है, मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एक ये अपनी अर्थ है, मास कैपिटल एम और आर। एक सैटेलाइट घूम रहा है क्या बाहर में ऐसे? ठीक है बच्चों, अगर मान लो कि हमें इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ जाए, इस सैटेलाइट को हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ जाए, ठीक है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये जो सैटेलाइट है बच्चों, ये कहीं दूर चला जाए, ये कहीं दूर चला जाए, कहीं दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, जहां पे इसकी एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। हम ही चाहते हैं। ठीक है, नाउ इनिशियल एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी विच मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। यहाँ तक किसकी? बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व ना, एनर्जी कंजर्व। इसकी जो भी इनिशियल एनर्जी थी, हम उसको कुछ बाइंडिंग एनर्जी दे रहे हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। यहाँ तक किस किस को सर समझ आया? बाइंडिंग एनर्जी कौन सी होगी? नहीं वही बात मैं आपको बताऊंगा, बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। इतना समझ आया भाई? हम क्या चाहते हैं? देखो बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं? द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, let me show you, yeah, the minimum energy which must be supplied to a satellite so that it can escape from earth gravitational field.
किस किस को ये बात समझ आई? ये वो एनर्जी बच्चों जो हमें एक सैटेलाइट को देनी पड़ती है ताकि वो अर्थ के या किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। वो कब हो सकता है? जब वो इनफाइनाइट पे जाए। बच्चों अगर आप इसको इनफाइनाइट पे लेके जाओगे तो इसकी एनर्जी जीरो है वहां पे तो, ठीक है। इनिशियल एनर्जी कितनी थी? माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय 2r प्लस पे बाइंडिंग एनर्जी। देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम एम डिवाइड बाय 2r विच इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल एनर्जी। किस किस को यहां तक समझ आया? आगे बच्चों समझ में? बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो हमें एक सैटेलाइट को देनी पड़ती है ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए? बाहर चला जाए। सर मॉलिक्यूल्स को देते हैं ये एनर्जी? हाँ बच्चे, मॉलिक्यूल्स को नहीं, सैटेलाइट जो भी ग्रेविटेशन उसमें ऑर्बिट में घूम रहा है, जो भी ऑर्बिट में घूम रहा है और उसको मतलब बाहर चला जाए तब हाँ उस टाइम पे जो एनर्जी देते हैं। यस। नहीं, हमें इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो क्या, what will be the binding energy of a satellite of mass 80 kg orbit close to Earth's surface? Also calculate its binding energy at a height of 1600 kilometers from Earth's surface. Option A, B, C and D. देखो ध्यान से सुनना, हमें क्या निकाली है? हमें निकाली बाइंडिंग एनर्जी। हमने जस्ट अभी देखा था बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस में क्या है? ऑर्बिट क्लोज टू अर्थ सरफेस। बच्चों क्लोज टू अर्थ सरफेस, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? इट मीन R is almost equal to capital R. So we can write binding energy which will be equal to G capital M small m divided by twice of R. यहाँ तक किस किस को समझ आ गया बच्चों? सर एक बार और बता दो। मैं ये कह रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी का अपना फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला था कैपिटल ना? जी। यस सर। ठीक है, नाउ इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट केस में क्या है? सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग ओके इन ए ऑर्बिट विच इज क्लोज टू अर्थ सरफेस। बच्चों क्लोज टू अर्थ सरफेस है एक्चुअली। देखो क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अपनी अगर ये अपनी अर्थ है, ठीक है, तो जो फर्स्ट सैटेलाइट है ना वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, वो बिल्कुल पास में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मान लो हाइट h पे, ठीक है, h हाइट है, तो r प्लस h, ठीक है, सॉरी वेट वेट वेट, नॉट r प्लस h, r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। so h इज लेस देन कैपिटल R, so therefore r इज इक्वल टू ऑलमोस्ट कैपिटल R। बच्चों जब भी ऐसे कुछ केस होता है ना, हमेशा क्या क्या करो, ट्राई करो सब कुछ जी की टर्म्स में लाने की। जी की टर्म्स में क्यों? तो उसकी वैल्यू सिंपल होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ये क्या बन जाएगा? जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू में ये क्या हो जाएगा? एम आर बाय 2। आया समझ में? विच इज इक्वल टू जी एम आर डिवाइड बाय 2। तो जी की वैल्यू कितनी है? 10। मास कितना है? अर्थ का मास कितना है? सॉरी नो नो नोट अर्थ का मास, ये वाला मास, ऑब्जेक्ट का मास 80 kg। ठीक है, इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। तो वी कैन राइट 6400 इंटू 10⁻³
डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 2.5 या 2.54 इंटू 10⁹ जूल। अब इतना देखो आंसर तो ऐसा नहीं है, बिकॉज मैंने क्या किया बच्चों, मैंने तो जी की वैल्यू ना 10 ले ली है। ठीक है, तो अपना आंसर अपना क्या है, आंसर इज ए। यहाँ तक किस किस को बच्चों समझ आ गया? यस सर, आ गया समझ। नाउ इन सेकंड केस, बाकी बच्चों सबको समझ आ रहा है ना? कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा। देखो नाउ इन सेकंड केस, देखो बच्चों क्या बोला, सेकंड केस में हमें क्या बोला उन्होंने कि इस बार जो हाइट है ना, ऑल्सो कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी एट हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब इस बार क्या है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, अर्थ ही अपनी, और ये सब होगा। ठीक है बच्चों, ये जो हाइट है, हाइट कितनी है 1600 एच। तो एच इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर, और वी कैन ऑल्सो से आर डिवाइड बाय 4, बिकॉज रेडियस कितना है अर्थ का 6400 किलोमीटर। अब आर बाय 4 लिख सकते हैं ना, देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच 5r/4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप जब सारी वैल्यू पुट करोगे फिर से, तो बाइंडिंग एनर्जी फाइनली अपने पास इक्वेशन क्या आई थी, जी एम एम डिवाइड बाय 2/r। बच्चों इस बार क्या करो, आर स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये क्या जी बन गया फिर से, तो जी इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2/r, यहाँ तक, और इंटू में एम। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? सर ये सेकंड वाले केस मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता दो। बच्चों एक्चुअली देखो मैंने क्या किया ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस बार हमने आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू हमने आर रख दी, इस बार हमें आर रखनी पड़ेगी। बट मैंने क्या किया, मैंने पहले आर की वैल्यू निकाली। अभी आर की वैल्यू क्या होगी, अगर आप टोटल निकालोगे इसकी हाइट यहाँ से यहाँ, हाइट कितनी है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच है ना हाइट तो। यस सर। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी है 1600 किलोमीटर। उसको क्या लिख सकते हैं हम, उसको r/4 भी तो लिख सकते हैं। सर r/4 क्यों लिखेंगे हम उसको? बच्चे बिकॉज कैपिटल आर प्लस एच करोगे, एच की वैल्यू कितनी पुट कर दो, एक मिनट यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आर प्लस r/4 लिख सकते हैं ना इसे, आया समझ में? एच की वैल्यू कितनी है 1600 किलोमीटर, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है 6400, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये देखो क्या आएगा, डिवाइड 4 करोगे क्या आएगा, ये 1600 दोबारा नहीं आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, जब आप इसको पुट करोगे, क्या आ जाएगा फाइनली 4/5 बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल जो पहले थी, चलो आई आई बोल देता हूँ, आई फाइनल है इनिशियल 4/5 इंटू 2.49, जो भी करना फाइनल अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए अपना आंसर आ जाएगा। बाकी आप सोल्व कर लेना। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया बच्चों? यस सर, आ गया समझ में। आगे चलते फिर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, सो इट इज अ मिनिमम स्पीड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट। ऑर्बिटल, आप देखो इनके नाम के अंदर ही सब कुछ है भाई। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि हमें एक सैटेलाइट की वेलोसिटी निकाली, तो एक ऑर्बिटल पर्टिकुलर घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, इसके वेलोसिटी है। सो इट इज द मिनिमम स्पीड टू प्रोजेक्ट बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट, यूजुअली अर्थ, so that it permanently overcome and escape from the gravitational field of the planet। इसका देखो मतलब क्या है, escape velocity हम क्या लिखेंगे v। देखो अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो इसको बड़ा कर देते हैं।
अर्थ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक किसी भी चीज, कोई छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, आपको इसको प्रोजेक्ट करना है इस डायरेक्शन में, इसके सरफेस से, अर्थ के सरफेस आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ठीक है, रेडियस आर है, कैपिटल आर, इसका मास मान लो एम है, ठीक है। नाउ हमें इसको कैसे प्रोजेक्ट करना है बच्चों, हमें इसको ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि ये इतना दूर चला जाए, इतना दूर चला जाए बच्चों ये, कि इस पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उसका कोई भी इफेक्ट ना हो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का इस पे कोई भी बच्चों इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो बच्चों फिर से हम वही कंडीशन यूज करेंगे, दैट इज इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। बच्चों जब ये सरफेस पे था तो एक इसकी एनर्जी क्या होगी, एक तो इसको हम वेलोसिटी दे रहे हैं, मान लो इसको हमने वेलोसिटी दी, मान लो वी हमने ई दी, हमने, हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विच इज आल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो बच्चों इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी ई स्क्वायर, मान लो इसका मास कितना है, स्मॉल एम है। और बच्चों इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय, इस बार बच्चों सरफेस पे है, यहाँ पे लिखो कैपिटल आर। बच्चों हमने इसको इतनी वेलोसिटी दी कि ये जस्ट ये निकल गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट निकल गया बच्चों, तो उस केस में इसकी हम वेलोसिटी क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। और इनफाइनाइट पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। याद है सबको, उसका रेफरेंस पे लेते हैं, देयरफॉर हाफ एम वी ई स्क्वायर which must be equal to capital G capital M small m divided by R, MCM cancel, so VE is equal to under root of 2 G M divided by R। ये बात किसको समझ आ गई, ये आ गई अपनी एस्केप वेलोसिटी। बच्चों कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर एस्केप का मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है निकल जाना। क्या मतलब होता है, निकल जाना। मतलब वो किस वेलोसिटी पे निकल रही है वो निकाला है ना हमने इसमें। yes, हमने क्या निकाला है कि हम उसको कितनी वेलोसिटी दे, उस सैटेलाइट को या उस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दे कि वो अर्थ के या किसी भी प्लेनेट के सरफेस से क्या निकल जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, तो वी ई इज इक्वल टू अंडर ऑफ जी टू जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर। तो किस किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड करता है, जिस प्लेनेट से आप निकाल रहे हो, चाहे वो अर्थ हो या उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक काम करो, आप ना आर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो क्या जाएगा, तो वी ई विच इज इक्वल टू क्या, जी एम बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्मॉल जी, सो वी कैन राइट 2 स्मॉल जी आर। ये कोरिलेशन आ गया। बच्चों ट्राई करना, जितने अगर आपको फॉर्मूले याद करने भी ना, तो कोशिश करना आप फॉर्मूले याद रखो किसमें, स्मॉल जी के टर्म्स में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में आप याद रखो। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको सीधे सीधे पता है 10। यस सर। अब अगर यहाँ पे अर्थ का आप रेडियस पुट कर दो, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, उसकी क्या बोलते हैं, जी की वैल्यू पुट कर दो, तो आप सीधे सीधे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चले, यस सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन इज calculate the escape velocity from the surface of a planet of radius 2000 km if acceleration due to gravity at the surface of the planet is 2.5 meter per second square। देखो हमें क्या निकालनी है, we have to find escape velocity। escape velocity क्या फॉर्मूला है, 2 g r और v e also equal to under root of 2 g m by r। ये फॉर्मूला था ना। देखो मैं भी ज्यादा याद नहीं रखता बच्चों, देखो मैं भी ना, मैं ड्राइव करता हूँ उस पर,
तो ज्यादा याद रखो ना तो आपको फिर मतलब याद आपको फिर अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला कि भाई जो रेडियस है, कितना है रेडियस, 2000 किलोमीटर। तो आप इसको लिखो, हमें तो मीटर में लिखेंगे ना, हम लिखेंगे 2000 इंटू 10⁻3 2। लेकिन बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट कितनी है, 2.5। बच्चों यहाँ पे 2.5 लिखना, ध्यान रखो। तो जी है ना, ये जी मैं पीछे लिख देता हूँ, जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ प्लेनेट। बच्चों ध्यान रखना, आप अगर कोई फॉर्मूला याद रखना, उसको रट्टा मत लगाना। मेरी बात समझ आ रही है सबको? हम एक प्लेनेट की बात कर रहे हैं, अगर अर्थ है तो जी की वैल्यू कितनी जाएगी, 10, अदरवाइज वो आपको गिवन रखेंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने पहले दिया, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट ऑफ सी कितना है, 2 into 2.5 that is 5, 5 into 2000 that is 10,000, 10,000 into 10⁻3। ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लो तो याद है। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया बच्चों? किसी को डाउट है यहाँ तक कोई? यस सर, आ गया समझ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं फिर। नाउ बच्चों, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक क्या बच्चों, केपलर 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। बच्चों देखो, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है मिस्टर केपलर, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्लैनेट्स है, जो भी सैटेलाइट है, जो भी मतलब बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, उनके उन्होंने मोशन को स्टडी किया। सो बिफोर केपलर पहले क्या मानते थे कि जो कोई भी, अगर जैसे मान लो कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो क्या मानते थे कि इनका जो पाथ है ना, पाथ ऑफ मोशन है या फिर जो पाथ ऑफ रिवोल्यूशन है, वो क्या मानते थे, सर्कल मानते थे वे, कि पहले सर्कल है। लेकिन एक्चुअली उन्होंने क्या देखा, सो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट, और जो भी उनके रिजल्ट निकले, दैट इज फर्स्ट क्या, ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द सैटेलाइट्स, दे आर रिवॉल्विंग इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या बच्चे, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है बच्चों, इलिप्टिकल है। मेरी बात किस किस को समझ आई? सर किसी और को कौन? इलिप्टिकल मीनिंग क्या होगा? देखो, पहले क्या मानते थे कि ऐसे पाथ है, बट एक्चुअली पाथ क्या है, पाथ ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, ऐसे इलिप्टिकल, इलिप्स, इलिप्स। ठीक है, अगर मान लो कि अर्थ की बात कर रहे हैं, मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ मतलब ऐसे रिवॉल्व कर रही है सन के राउंड। ठीक है, तो जो बच्चों इलिप्स है ना, इलिप्स के दो फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, ये F2 है, ये F1 है। इन दोनों फोकस में से एक में क्या, सन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। बस ये यही, बस यही लॉ, फर्स्ट लॉ। यहां तक किस किस को समझ आ गया? बच्चों यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। चलिए, नाउ सेकंड इज, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ एरिया। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मान लो कि कोई प्लेनेट है, मान लो कोई भी एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो वो यहां से चला, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, ठीक है, और टी टाइम बाद यहाँ पहुंच गया। ठीक है, सिमिलरली यहां से चला और टी टाइम बाद यहाँ पहुंच गया, सिमिलरली यहां से चला, टी टाइम बाद यहाँ पहुंच गया। तो बच्चों जिसके अराउंड ये रिवॉल्व करा ना, तो वहां से हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक रेडियस डालते हैं ऐसे। ठीक है, तो बच्चों ये जो एरिया है ना,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो इट्स A1, इट्स A2 and it's A3. Okay, so according to his Kepler's second law of planetary motion, A1 is equal to A2 is equal to A3. कहने का मतलब क्या बच्चों, एरियल वेलोसिटी क्या होगी, उस प्लेनेट की क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब क्या, सेम टाइम इंटरवल में वो सेम एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। और एरिया कौन सा बच्चों, यहां से यहां पहुंचा है तो ये वाला एरिया, पूरा एरिया। और वी कैन ऑल्सो से A by T is constant. Okay, so aerial velocity. Okay, so planet move from P1 to P2 in time T, and planet move from P3 to P4 in same time. So area 1 will be equal to area 2 always. सर एक बार सेकंड लॉ दिखा दो। ये सेकंड लॉ। कहने का मतलब क्या बच्चों, सेम टाइम इंटरवल में कोई भी प्लेनेट सेम एरिया ही कवर करेगा। ठीक है, so we can say aerial velocity of a planet is constant. Therefore, A by T will be constant. ठीक है, A by T which is also equal to L by 2m. बच्चों ये फॉर्मूला होता है, बस आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन होता है, आपको डेरिवेशन करने की जरूरत है। वेयर L is angular momentum, L is angular momentum, M is mass. ठीक है बच्चों, ये बात किस किस को समझ आ गई? इट्स केपलर सेकंड लॉ। सबको एरिया समझ आ गया? एरिया हमें कहां से देखना है, जिसके अराउंड हमारा जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है उससे जो भी इसके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो एरिया कवर हुआ। आगे समझ सबको? यस सर। ये अपना क्या था, सेकंड लॉ। यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर ये प्लेनेट घूम रहा है ना इधर? हाँ जी, हाँ जी, ये सारे प्लेनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ओके सर। ठीक है, नाउ थर्ड लॉ। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर बच्चों आपको याद हो, दैट इज टाइम पीरियड क्या निकला था, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर ऑफ जी कैपिटल एम आर 3/2। और हमने क्या निकाला था, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये बच्चों हमारा क्या है, इट्स अ केपलर थर्ड law of planetary motion. That is, the square of the time period of revolution of a planet around the sun, t square, is directly proportional to the cube of the semi-major axis. कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चों हमने यहाँ बात करी ना, ये मेजर एक्सिस है, ये सेमी मेजर एक्सिस, मतलब हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। देखा आपको ये ए, अगर मान लो ये डिस्टेंस आर है तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, देयरफॉर टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज कांस्टेंट। किस किस की बात समझ आ गई? ये पहले भी कर चुके। ठीक है बच्चों, यस टाइम सर। टाइम ऑफ द रिवोल्यूशन, टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर यहाँ पे रेडियस मतलब कि वो होगी ना, मतलब अर्थ से और सन तक के बीच में कितनी रेडियस है? हाँ, लेकिन आपको याद हो बच्चों, सेमी मेजर एक्सिस रखना, सेमी मेजर एक्सिस। देखो अगर मान लो अर्थ है, अगर बच्चों अर्थ, देखो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जब अर्थ यहाँ पे थी
तो डिस्टेंस ये था। लेकिन जब यहाँ पे है तो वो जो डिस्टेंस बी है ना, बी इज लेस देन ए, बट हमें हमेशा क्या लेना, हमें हमेशा बड़े वाला डिस्टेंस का हाफ लेना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो बड़ा डिस्टेंस है ना अर्थ और सन के बीच में, हमें उसकी वैल्यू लेनी है। सर वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी ना। यस बिल्कुल सही। तो आपको इसका एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखो जी। क्वेश्चन क्या है, ए प्लैनेट ऑफ मास m moves along an ellipse around the sun so that its maximum and minimum distance from the sun are equal to r1 and r2 respectively. ठीक है, find the angular momentum of this planet relative to center of the sun. हमें क्या निकालना बच्चों, हमें निकालना इसका एंगुलर मोमेंटम। देखो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, अर्थ है और यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, तो हमने दो के लिए, बिकॉज एक बार डिस्टेंस हमें मैक्सिमम लेना है, एक बार डिस्टेंस हमें मिनिमम लेना है। ठीक है बच्चों, तो जब अर्थ यहाँ पे थी ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इधर होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं अर्थ के ऊपर। सन और उसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो की इंटरनल फोर्स है। सो वी कैन से एज एफ एक्सटर्नल इज 0, therefore L is conserved, therefore L initial will be to L final। तो मान लो कि ये इनिशियल हमने सिचुएशन ले ली, ये हमने फाइनल ले ली, तो बच्चों इनिशियल क्या हो जाएगा, मोमेंटम कैसे निकालते हैं याद है, एम वी आर साइन थीटा, एक फॉर्मूला याद है, भूल गए। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एम वी आर साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे एंगल कितना दोनों के बीच में, 90 डिग्री। यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वी कैन से एल इनिशियल कितना है, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। अगर हमने इसको इनिशियल मान लो तो हम क्या लिख सकते हैं, एम, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, ये मान लो सॉरी वेलोसिटी v2 है। एक मिनट मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। एक काम करो, इसको मान लो इनिशियल, ये इनिशियल मान लो और ये मान लो फाइनल। ये वेलोसिटी v2 है, ये वेलोसिटी v1 है। ओके, सो मास दोनों केस में सेम है। सो m v1 r1 sin of 90 डिग्री which is equal to m v2 r2 sin of 90 डिग्री। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, v1 r1 which is equal to v2 r2, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया। यस सर। नाउ बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन भी रहेगा यहाँ पे, ई आई विच इज इक्वल टू ई फाइनल। बच्चों इनिशियली एनर्जी कितनी थी, देखो यहाँ पे हाफ एम वी वन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी देगी, माइनस ऑफ कैपिटल जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर वन फाइनल। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर टू। बस यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट कोई क्वेश्चन यहाँ तक बच्चों। सर सर इसमें हमने वो वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करा जो भी मतलब पहले पढ़ा था, कौन से वाला फॉर्मूला बेचा, जिसमें आर क्यूब था नीचे। नहीं नहीं वो तो आप तब करो ना, तब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। हमें फाइनली क्या निकालना है, आप यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल लोगे, रेडियस की वैल्यू गिवन है, v1 आपको v2 वैल्यू निकाल लोगे, बस मान लो कि v1 की वैल्यू कुछ भी आ गई। फाइनली क्या हमें निकालना एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम उसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो आप v1 इंटू r1 निकाल लेना या v2 इंटू r2 निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। हमें फाइनली क्या निकालना है, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है यहाँ पे।
जब टाइम के बारे में दोगे तो हम निकालेंगे ना टाइम के बारे में क्वेश्चन। यस सर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई यस क्वेश्चन? सर। नो सर। चलिए तो बच्चों फाइनली आपका चैप्टर ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एंड यू कैन फिल द फॉर्म एंड मार्क योर अटेंडेंस। क्लियर बच्चों? आई होप इट्स क्लियर नाउ। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? अगर ऐसा नो पूछ सकते। सर। चलो बच्चों जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दो। बच्चों जल्दी से फॉर्म फिलअप करके यू कैन मार्क अटेंडेंस। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम से हम क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों? ओके सर। चलिए बच्चों जल्दी से फॉर्म फिलअप करो, फास्ट फास्ट। सर कर दिया फॉर्म फिल। चलिए, so after filling the form you can leave the class. थैंक यू सर। Okay, bye. थैंक यू Thank you. सर। Thank you so much.